अभी कुछ दिनों पहले थिएटर्स में जाकर मैंने एक मूवी देखी जो बहुत चर्चा में, द कश्मीर फाइल्स। किसी भी सोशल मीडिया को आप उठाकर देख लो, वहीं पर द कश्मीर फाइल्स की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि नहीं भाई बिल्कुल सच दिखाया गया, जो दिखाया सब सच दिखाया। कोई कह रहा है कि नहीं भाई खासा प्रोपेगेंडा, एकदम झूठ दिखाया गया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मत देखना, क्योंकि आपको इस पर विश्वास ही नहीं होगा। और ऐसा मैं कहता हूँ इसकी एक लाइन को कोट करके कि कश्मीर का सच इतना सच है कि अब झूठ लगने लगा है। अब ये मूवी आपको सच लगे या प्रोपेगेंडा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात जो है मानने वाली है कि 1980 और 1990 का दशक इस स्टेट के लिए, जो अब यूनियन टेरिटरीज है दो, अनडाउटेडली द वर्स्ट टाइम रहा। और इस टाइम ने इस पूरे स्टेट को दुनिया में देखने का नजरिया ही बदल डाला और लाखों लोगों की एक कम्युनिटी से छीन लिया उनका घर, जहां पर वो हजारों सालों से रह रहे थे। माइंड माई वर्ड्स, हजारों सालों से। मुझे और आपको बचपन में जरूर किसी ना किसी ने स्कूल में या घर पे या समाज में कहीं ना कहीं बताया होगा कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में है। लेकिन जिस रूप में हम इस जम्मू और कश्मीर को देखते हैं, क्या यही सच है? आज हम जम्मू एंड कश्मीर और स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे में बात करने जा रहे हैं विथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर फाइल्स मूवी, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर बद से बदतर होता गया और सरकार डिड नथिंग। तो आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। विद हैविंग सेड दैट, मैं हूं नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से। तो अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो आज आपको मैं लेके चलता हूँ 75 साल पीछे, 1947 में। और 1947 में जैसे कि आपको पता होगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ का राजा हिंदू था, लेकिन पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी। नॉट टू फॉरगेट अबाउट अ साइजेबल माइनॉरिटी ऑफ हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट लिविंग इन द सेम एरिया। और पार्टीशन के टाइम राजा हरी सिंह जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, ही वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, आजाद रहना चाहते थे, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। और इसी बीच 2 महीने बाद ही अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल्स लोग हमला कर देते हैं जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट पर, अलोंगसाइड पाकिस्तानी आर्मी। एंड देन बचने के लिए महाराजा हरी सिंह जो है, ही साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके बाद लीगली जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बन जाता है। अब दोनों इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली जंग में उतर चुके होते हैं इस मूवमेंट तक, और इंडिया इस वक्त तक पहुंच जाता है यूनाइटेड नेशंस के पास। नेहरू जी, मगर क्यों? यूनाइटेड नेशन सेज कि जो जहां है वही रुक जाओ, और दोनों प्लेबिसाइड करो, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछो कि आपको किस तरफ जाना है, इस तरफ या इस तरफ। पहले अगर इस फैक्ट को राइटली चेक किया जाए तो आज तक ना इंडिया ना पाकिस्तान किसी ने भी ये प्लेबिसाइड नहीं करा है। कीपिंग ऑन टू द 1980s, अब आप सबको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोले हैं, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड द सेंट्रल फिगर जो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में, वो है शेख अब्दुल्ला साहब। एंड बिगिनिंग ऑफ द 1980s में ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। एंड 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। एंड इनकी जो पार्टी थी द नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी कमान चली जाती है उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब के हाथ में। एंड देन ही बिकम्स द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फारूक अब्दुल्ला साहब की 1982 में बनती है सरकार, लेकिन ये सरकार 1984 में ही गिर जाती है, बिकॉज देन पार्टी में डलती है एक फूट, जिसका कारण थे गुलाम मोहम्मद शाह जी, जो शेख अब्दुल्ला के दामाद थे। एंड ये डिफेक्ट कर जाते हैं कई सारे एमएलएस के साथ, एंड कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर ये बन जाते हैं नए सीएम जम्मू एंड कश्मीर के। बट इनकी गवर्नमेंट जो थी मैसिवली अनपॉपुलर थी। एंड हु वाज द पीएम ड्यूरिंग दिस टाइम? मैडम इंदिरा गांधी। अब जैसे मैंने कहा कि गुलाम साहब की सरकार को लोग पसंद नहीं करते थे, और ऐसे ही 1986 में अनंतनाग में होते हैं एंटी हिंदू राइट्स, जिसके बाद गवर्नर द्वारा इनकी सरकार को जो है वो दफा रफा कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एंड फारूक अब्दुल्ला अगेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1986। अब 1987 में होने वाले थे इलेक्शंस, और इन इलेक्शंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज द वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1987 के मार्च में होते हैं इलेक्शंस। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज राजीव गांधी, और एंड फारूक अब्दुल्ला एंड राजीव गांधी आर गुड फ्रेंड्स, जस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला वर। तो इन दोनों ने अब हाथ मिलाया, एंड ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में उतरती है इलेक्शंस में। और इनके सबसे बड़े जो कंटेंडर्स होते हैं इनके अगेंस्ट में, वो होता है MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। अब इस इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एंड मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जीत पाती है। नाउ कम्स अ बिग बैंगर, वो ये था कि इन इलेक्शंस को मैसिवली रिग्ड कहा जाता है, और ये बात क्लियरली प्रूवन है कि इन इलेक्शंस में जबरदस्त धांधली हुई थी। इस इलेक्शंस वर रिग्ड बाय कंप्लीट इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। एंड अगर आप देखें तो ये MUF जो है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, इसके कई नेता बाद में जाकर टेररिस्ट हैं आज। और उस वक्त
इसको वाटरशेड मूवमेंट कहा जा रहा था बिकॉज क्या बोले आप, डेमोक्रेसी को फ्लॉ करना मतलब लोगों से विश्वासघात करना ही हो गया ना। तो कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस नहीं होते तो MUF शायद 4 की जगह 8 सीटें जीतती, जो कि शायद बहुत बड़ा चेंज नहीं इन्फ्लिक्ट करता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग विश्वास खो देते हैं सरकार में। बैंग हु वाज द PM ऑफ इंडिया बैक देन, राजीव गांधी। और कीपिंग इन कॉन्टेक्स्ट 1980s में ही कश्मीर में रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया था, एक्सट्रीमिज्म भी शुरू हो गया था। और अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर देखो तो उस समय अफगानिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन इन्वेड कर चुकी है अफगानिस्तान को, एंड उसके अगेंस्ट मुजाहिदीन लड़ रही है, विच इज सप्लाइड एंड फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके अलावा भी ईरान में हुआ है इस्लामिक रेवोल्यूशन, जहां पर वहां की जो पहलवी डायनास्टी थी उसको उखाड़ के फेंक चुके हैं। और ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, हमारे पड़ोसी मुल्क में उस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट है जहां पर जनरल जिया-उल हक साहब वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर आप साथ में मिला दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कहाँ से मोटिवेशन आ रही थी, कहाँ से पैसा आ रहा था और कहाँ से सोच सप्लाई हो रही थी। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम JKLF का राइज होता है जम्मू एंड कश्मीर में और सिचुएशन बद से बदतर होती रहती है। और जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी टारगेट होना शुरू हो गई 1980s में, जो कि हिंदूज पूरे देश में मेजोरिटी में थे लेकिन स्टेट में माइनॉरिटी में थे। उनको बनाया गया स्केपगोट एंड दे वर टारगेटेड, एंड द JKLF एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दे स्टार्टेड टारगेटिंग द कश्मीरी पंडित्स। 1989 आते आते सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि एनीवन हु ओपनली एक्सप्रेस्ड प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स उनको मार दिया जाता था। और इसी टाइम द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैडम बेनजीर भुट्टो क्लियरली टेलीविजन पर रिकॉर्डेड है, साहब वीडियोस पड़ी है, बोलती हैं कि कश्मीरी यूथ पिक अप वेपन्स अगेंस्ट इंडिया एंड डू जिहाद। एंड उसके बाद से द कश्मीरी पंडित्स जो हजारों सालों से माइंड माई वर्ड्स उस वैली में रह रहे थे, उनको आउटसाइडर्स, इंडियन एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स बोल के टारगेट किया जाना शुरू हो गया था। माइंड माई वर्ड्स, कश्मीर डिवीजन में हिंदूज माइनॉरिटी में थे। जम्मू में अगर आप देखो तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। लद्दाख में देयर इज अ बुद्धिस्ट मेजोरिटी और जम्मू में देयर इज अ हिंदू एंड सिख मेजोरिटी। ओनली द कश्मीर डिवीजन होल्ड्स अ मुस्लिम मेजोरिटी, जहां पर सिचुएशन बद से बदतर होती रही और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। अब 1981 में जो भारत का सेंसस हुआ था उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर टोटल स्टेट की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज नियरली 60 लाख। उसमें जो कश्मीर डिवीजन था उसकी पॉपुलेशन एट दैट टाइम वाज 31,35,000 के आसपास, जिसमें से 29.5 लाख मुस्लिम्स थे, 1.4 लाख हिंदूज थे एंड अदर्स थे। और ये डेटा जो है, ये कश्मीर डिवीजन वाला डेटा, ये एक सेंसस में नहीं मिला। दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर विक्टोरिया स्कॉफील्ड। तो यही है विक्टोरिया स्कॉफील्ड मैडम के डेटा के अकॉर्डिंग कि 1981 में जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर डिवीजन में हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 4.42% ऑफ द टोटल, बिंग फॉर 1.4 लाख हिंदूज। बट मूवी में 4 लाख दिखाया गया तो आई एम अ बिट शॉक्ड एंड आई डोंट नो कौन सा डेटा सही है, बिकॉज इंटरनेट पे हर जगह अलग अलग डेटा है। 1991 का डेटा मेरे पास नहीं है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन इतनी खराब थी कि 1991 में सेंसस कराया ही नहीं जा सका। 1989 के दिसंबर में सरकार बदलती है और भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के लीडर थे एंड उनकी सरकार मेजोरिटी वाली सरकार नहीं थी, मतलब मिलीजुली सरकार थी। एंड आपको एक बड़ी सरप्राइज की बात बताऊं, 1989 में जब गवर्नमेंट आई VP सिंह की तो उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कोalition में थी अपने पूरे 85 सीटों के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि बाय देन कश्मीरी पंडित्स को ओपनली टारगेट करना शुरू कर चुके थे एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट। और 13 सितंबर 1989 को बीजेपी के लीडर टीकालाल टपलू की हत्या कर दी जाती है। एंड देन नवंबर में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को भी कोर्ट के सामने सरेआम मार दिया जाता है। जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड बाय दिस टाइम आप विश्वास नहीं करोगे, कश्मीरी पंडित्स के नाम के अगेंस्ट हिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया था कि अगर ये लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए तो अब इन्हें शूट करेंगे और इन्हें शूट करेंगे और इन्हें शूट करेंगे। And now comes the dangerous night of 19 जनवरी 1990. And by then कश्मीर के CM फारूक अब्दुल्ला साहब रिजाइन कर चुके थे अपने पद से और अब वहां पर गवर्नर जरूर लग चुका है, गवर्नर है जगमोहन। और इस वक्त तमाम जगहों पर नारे लगने शुरू हो गए हैं। लिटरली जहां जहां लाउड स्पीकर मिले, इवन मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आवाजें लगना शुरू हो गई कि रलिव गलिव या चलिव। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी और आपको इन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, इनका अनुवाद अगर मैं करूं तो है आइदर कन्वर्ट, डाई और रन। और कहीं भी ढूंढ ढूंढ कर कश्मीरी पंडित्स को मारा जा रहा था। एंड बाय दिस टाइम जब पूरे कश्मीर वैली में आग लग गई थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर्स रूल, स्टेट गवर्नमेंट एंड मीडिया प्रिटेंडेड लाइक कुछ भी नहीं हुआ है भाई। पता है कितने लोगों को मार दिया? सरकार तो कहती है सिर्फ और सिर्फ 219 लोग मारे गए, लेकिन अदर रिपोर्ट्स से दैट अबाउट 700 to 800 पीपल वर किल्ड। एंड मूवी में दिखाया गया 4000, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स अगेन। बट
देखिए, सरकार जो कहती है उस पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए। जलियांवाला बाग में भी कहा था 300-400 मरे हैं, लेकिन 1500-1600 लोग मरे थे। अब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 1 से 3 लाख पंडितों के बीच में नंबर है जिनको लिटरली फोर्स किया गया अपने घर से बाहर, ज़बरदस्ती उनको कश्मीर से निकाला गया। एंड अकॉर्डिंग टू कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की बाय 1990 1 जनवरी कश्मीर डिवीजन में 75,343 कश्मीरी पंडित फैमिलीज रहती थी। और अगर आज का डेटा उठाकर देखें तो वो 75,000 हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 651। अब क्या मूवी के स्टैटिस्टिक्स झूठ है कि 4 लाख लोग भगाए गए और 4,000 मारे गए? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ये है कि क्यों हुआ ये सब। व्हाट मैटर्स इज द मोस्ट कि 4,000 हो या 400 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को क्यों मारा गया, क्या गलती थी इनकी? बिकॉज ये लोग एक अलग धर्म से बिलोंग करते थे इसलिए इनको मारा गया, या फिर ये लोग माइनॉरिटी में थे इसलिए इनको मारा गया, या फिर इन्होंने बंदूकें नहीं उठाई इसलिए इनको मारा गया। और ये नंबर सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपने ही मुल्क में 32 साल एंड काउंटिंग इन लोगों को अपने ही मुल्क में अपने ही घर में रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ता है एंड अभी तक वापस नहीं जा सकते। कमिंग ऑन टू द मूवी, डिपिक्शन बहुत एक्यूरेट है और अगर आप सोच रहे हैं इस मूवी को देखने जाने का तो जरूर जाइए, क्योंकि ये सच दबा रह जाता अगर किसी ने इसको उजागर नहीं किया होता तो। एंड द डिपिक्शन इज वेरी वेरी एक्यूरेट अगर आप मेरी बात मानो तो, बिकॉज ये दीज आर नॉट मेयर स्टोरीज, ये रियलिटी है, ये किसी की जिंदगी की कहानी है। एंड जहाँ तक बात है नंबर्स की, फैक्ट्स की, तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप एक बार खुद भी वेरीफाई कर लेना, क्या पता आपको मुझसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स मिल जाए। सो दिस इज़ इट अबाउट द वीडियो। आज मैंने आपको कोशिश की बताने की कि क्या क्या चीज़ें हुई जिसके बाद कश्मीर की सिचुएशन ख़राब से और ख़राब होती रही और सरकार लिटरली बैठे बैठे मज़े देखती रही। आई होप वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।